हरियाणा राज्य का महेंद्रगढ़ जिला ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल लोगों को सहज ही आकर्षित करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच हरियाणा मंथन में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र जी। धन्यवाद। खास बात है कि डॉक्टर महेंद्र सिंह शोध के माध्यम से हरियाणा के बहुत से अनछुए पहलुओं को सबके सामने ला रहे हैं। सांझी सोच के हरियाणा मंथन कार्यक्रम के तहत आज हम महेंद्रगढ़ ज़िले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ ज़िला 1 नवंबर 1966 को जिस दिन हरियाणा अस्तित्व में आया उसी दिन ज़िले के रूप में बना। इसका मुख्यालय नारनौल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर है। इसकी साक्षरता दर लगभग 78% है। जनसंख्या घनत्व 486 वर्ग किलोमीटर स्वीकारा जाता है। इसका मूल नाम शहर का महेंद्रगढ़ का वो कानोड़ है और 1861 में पटियाला के शासक ने अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम बदलकर महेंद्रगढ़ किया। यदि हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर पृष्ठभूमि पर जाएं, हमें जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, एक अर्जुन नामक गणराज्य का जिक्र मिलता है और उस गणराज्य में जिस क्षेत्र का विवरण है वो इस महेंद्रगढ़ ज़िले के भू क्षेत्र में जाना जाता है। च्यवन ऋषि का जो आश्रम है, ढोशी आश्रम, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और ऐतिहासिक कालखंड में थोड़ा सा अरावली का जो क्षेत्र है उसमें हरियाणा के क्षेत्र में जो आदि मानव के रहने के प्रमाण मिलते हैं वो इसके अरावली के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम जब प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो उस प्राचीन इतिहास में यहाँ पर समय के साथ साथ बौद्ध काल, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और यहाँ तक हर्षवर्धन के काल तक गतिविधियाँ वैसी ही होती हैं जैसी कि इस आसपास के क्षेत्र में होती हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं जहाँ से इस क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो नारनौल है उसका उत्थान प्रारंभ होता है और एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र जिसको परगना भी बोलते हैं उस रूप में अभिव्यक्त होता है। इल्तुतमिश के काल में नारनौल जो है इक्ता बनता है जिसको अख्ता भी बोलते हैं और अख्तेदार के रूप में यहाँ से गतिविधियाँ प्रारंभ होती हैं। तुगलक शासक नारनौल को जो है और ज़्यादा भू क्षेत्र के तौर पर और सैन्य गतिविधियों के लिए चुनते हैं और फिर जो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के विकास को ग्रुप या समूह या यूं कहिए कि शासन वंश महत्व देता है वो है लोधी शासक। और लोधी शासकों के काल में जो नारनौल है वो सरकार का केंद्र बन जाता है। परगने के बाद और जो है प्रांत के बीच की इकाई सरकार होती थी तो वहाँ पर ये चलता है। और जितने ज़्यादा लोधी वंश यानी अफ़गान वंश से जुड़े हुए लोग दिल्ली के बाद यदि इस आसपास के इलाके में रहना पसंद करते थे वो नारनौल का इलाका है। तो नारनौल में ही इब्राहिम सूर नाम का एक जो है अफ़गान रहता था, उसी के यहाँ उसके पोते के रूप में, पौत्र के रूप में फ़रीद का जन्म हुआ और यही फ़रीद आगे चलकर जो है शेरशाह सूरी बना।
और इसी फरीद ने यहाँ पर अपने दादा इब्राहिम सूर का मकबरा यहाँ पर बनवाया। फिर हम शेरशाह के बाद जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर आते हैं वो अकबर का जो है पीरियड है। अकबर ने इसको परगने का केंद्र बनाया। बिरबल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह थी, तो बिरबल का छत्ता भी यहाँ पर चर्चा में रहता है। और आईन अकबरी तो यहाँ तक प्रकाश डालती है कि नारनौल में तांबे के सिक्के ढालने की जो है वो टकसाल भी थी। तो जिस तरह से अकबर ने इस क्षेत्र को पहचाना और महत्व दिया वो जारी रहा जहांगीर के काल में, शाहजहाँ के काल में और औरंगजेब के भी। और औरंगजेब के काल में एक महत्वपूर्ण विद्रोह 1773 का हुआ जिसको हम शतनामियों का विद्रोह बोलते हैं। बेसिकली शतनामी अर्ध धार्मिक एक संप्रदाय था, मत था, जिसकी स्थापना जो है वो वीरभान नामक एक संत ने की थी। वो अपने गुरु उदयदास से प्रभावित थे और क्योंकि ये सिर को साफ रखते थे इनको मुंडिया भी कहा गया है। और ये बहुत ईमानदार काम के साथ जुड़ते थे, इनकी अपनी विशिष्ट पहचान थी। लेकिन औरंगजेब के समय में जो औरंगजेब की संकीर्णतावादी नीति है उसके चलते हुए टकराव हो गया। और टकराव का स्तर यहाँ तक आ गया कि औरंगजेब ने इस क्षेत्र में नारनौल के इलाके में प्यादे यानी पैदल सैनिकों की ड्यूटी लगा दी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि किसान जो है फसल काट कर घर ना ले जाए। यानी सरकार और शासन के बीच में इतना अविश्वास बन गया कि सरकार को लगा कि किसान जो हैं वो इस तरह से गड़बड़ कर जाएंगे और वहीं से टकराव प्रारंभ हुआ। 3 बार शतनामियों ने मुग़ल सेना को हराया और अंततः औरंगजेब ने बड़ा लाव लश्कर भेजा और इस विद्रोह का बुरी तरह से दमन किया। और दमन ही नहीं किया बल्कि यूँ कहिए कि शतनामियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर हम उत्तर मुग़ल काल में आते हैं। यहाँ पर रियासत बनती है, यहाँ पर माधोगढ़ के किले का निर्माण होता है। फिर थोड़े टाइम के बाद ये इलाका झज्जर की रियासत के पास आ जाता है। और जब 1857 में हम पहुँचते हैं तो धीरे धीरे जो 1857 है उसमें झज्जर की रियासत के जो शासक हैं उनको जो है हार मिलती है, बाद में फांसी दी जाती है। और ये क्षेत्र भले ही रियासतों के अधीन रहा हो, 1857 में बहुत ज़्यादा सक्रिय था। और हरियाणा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो 16 नवंबर 1857 को हुआ वो नारनौल के पास नसीबपुर नामक जगह पर हुआ। और अंग्रेज़ जो उस समय के सेनापति हैं वो अपने डायरी में यहाँ तक लिखते हैं कि जितना भीषण मुकाबला उनको देखने को मिला इसमें उन्होंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि इस क्षेत्र के लोगों में इतनी क्षमता होगी या उनके पास इतने अच्छे हथियार होंगे। और उसी के चलते हुए ये इलाका जो है हार के उपरांत जो है पटियाला के शासक को दे दिया, कुछ नाभा के शासक को दे दिया। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में ये इलाका सक्रिय रहा। स्वतंत्रता के साथ साथ जो प्रजामंडल आंदोलन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। वो पटियाला के शासक के खिलाफ भी हुआ, वो नाभा वाले शासक के खिलाफ भी हुआ। और इस तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से ये इलाका विभिन्न घटनाक्रमों से गुजरता गया। जहाँ तक सांस्कृतिक विरासत का सवाल है, तुगलक काल जो है उससे संबंधित जो भवन हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिनमें पीर तुर्कमान का मकबरा है, चोर गुब्बद है। और फिर नारनौल के जो भवन हैं, यदि यूँ कहा जाए कि मध्यकालीन हरियाणा में सबसे ज़्यादा भवन
सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखे जा रहे हैं या देखे जा सकते हैं, वो नारनौल का इलाका है, जिसमें इब्राहिम सूर का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा, आराम जो है कोशाट जिसको हम बोलते हैं, जल मंडल, मिर्ज़ा अली जान तारबक की बावड़ी, और इसी तरह से उसका मकबरा है, मकरा है शाह निजाम, छत्री बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर है, शोभास्थल यहाँ पर है, माधोगढ़ का किला यहाँ पर है। और हरियाणा क्षेत्र में शायद ही कोई स्थल होगा जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में बने हुए भवन उनको संरक्षित श्रेणी में रखा गया था। अकेले नारनौल में 14 भवनों को सुरक्षित और संरक्षित श्रेणी में, चाहे हम भारतीय पुरातत्व विभाग को कहें या फिर हरियाणा पुरातत्व विभाग को कहें, उनके पास रखे हुए हैं। जहाँ तक विशेष का सवाल है, हरियाणा के सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। कल्प वृक्ष जिसको हम जांडी बोलते हैं या खेजड़ी बोलते हैं, वो इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ की जो है जाटीपाली में बना है, जिसको महेंद्रगढ़ के नाम से ही जानते हैं, वो यहाँ पर है। बाबा रामदेव का जन्म क्षेत्र भी यही स्थल है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो भी यही है। यहाँ पर तांबे की खानें हैं, इस इलाके में नाइट्रोजन का प्लांट है। प्रसिद्ध धावक जो है धर्मवीर सिंह वो यहाँ के रहे हैं। कनीना रियासत यहाँ की महत्वपूर्ण रियासत थी। जो गुरुद्वारा दशमेश है वो क्षेत्र की शान है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा भी इसी इलाके के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐतिहासिक क्रम में लाख की चूड़ियाँ भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा मिलती भी हैं और बिकती भी रही हैं। हालांकि समय के अनुसार उनको आज वो पहचान नहीं मिली, लेकिन ऐतिहासिक क्रम में इसको बहुत ज़्यादा विशिष्ट माना गया। तो इन सारी बातों को विश्लेषण पर लेते हुए हम महेंद्रगढ़ के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि ये महेंद्रगढ़ ज़िला बेसिकली इसका मुख्यालय नारनौल में होते हुए भी इसकी जो ऐतिहासिक परंपरा है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रही है। और विशेषकर हरियाणा के क्षेत्र में मध्यकाल में इस स्थल को पूरे भारत में उंगलियों पर गिना जाने वाला स्थल माना जाता रहा है। और भले ही प्राकृतिक दृष्टि से वर्षा इत्यादि की कमी होती हो, यहाँ पर रहती हो, लेकिन खनिज के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। और अब हरियाणा के अन्य ज़िलों की तरह से यह उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर है। हरियाणा मंथन देखते रहिए और सांझी सोच से यूं ही जुड़े रहिए। सांझी सोच अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा क्षेत्र की विरासत और पहचान को अभिव्यक्त कर रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप सभी के सहयोग के साथ सांझी सोच और ज़्यादा लोगों के साथ भी सांझी हो सके।